पूछ लीजिए। हेलो। यस सर। गुड मॉर्निंग सर। आवाज आ रही है? यस सर। देखिए लिख लीजिए, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक कर रखना आपका। हाँ, क्लासेज आपके ऑफलाइन शुरू हो जाएंगे अब। सर कल से स्टार्ट होगा ऑफलाइन? हाँ, कल से ऑफलाइन होगा आपका। टाइमिंग सेम रहेगा सर? पीसीबी भी हम लोग बोलते हैं। सर टाइम कितना बजे से रहेगा कॉलेज का? 10 बजे। 10 बजे, ओके सर। पहले भी तो 10 बजे था ना? यस सर। क्या आवाज कर रहा है? क्या आवाज? देखिए तो दिख रहा है ना सही से? देखिए अब आवाज सही है? यस सर, आप सही। ठीक है, देखिए रिपोजिटरी का मतलब क्या होता है? जहाँ पे हम लोग किसी भी पर्टिकुलर चीजों के इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। जैसे अगर आपके कॉलेज में आपसे इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखा गया है रजिस्टर में कि भाई आपका क्या है, आपके डिटेल्स है, वो इंफॉर्मेशन है आपके। अभी मैं ऑनलाइन क्लास में, थोड़ी देर के बाद आप कॉल कर सकते हैं। जी जी, किस चीज के लिए मैम? अच्छा अच्छा, ठीक है मैम, ठीक। ओके ओके, हाँ हाँ ठीक।
ठीक है। ठीक है, तो रिपोजिटरी का मतलब जहाँ सारा इंफॉर्मेशन हम लोग स्टोर करके रखते हैं। तो अगर कोई भी प्रोसेस अगर आपके कंप्यूटर के अंदर एग्जीक्यूट होता है, तो एग्जीक्यूट होने में जितनी भी रिक्वायरमेंट उसको होती है स्टोर करने के लिए इंफॉर्मेशन का, जैसे कोई प्रोसेस अगर एग्जीक्यूट हो रहा है तो उसका प्रोसेस नंबर होगा, ठीक है, उसका प्रोसेस स्टेट होगा। तो ये सारे इंफॉर्मेशन कौन सा प्रोसेस कहाँ किस पार्ट में एग्जीक्यूट हो रहा है, कितना पार्ट उसका एग्जीक्यूट हो चुका है, कितना पार्ट आपका एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, ठीक है, तो वो सारे इंफॉर्मेशन जिस ब्लॉक में उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। तो इसलिए मैंने क्या लिखा है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक इज रेफर्ड टू एज रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोसेस। कहीं कहीं आप इसको ऐसा भी देखेंगे, इट इज ऑल्सो नोन एज कंट्रोल ब्लॉक। टास्क कंट्रोल ब्लॉक के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। आप इसको बोल सकते हैं कि एक तरह का क्या है, डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर क्या है, जो आपके इंफॉर्मेशन को होल्ड करता है। इट इज अ डेटा स्ट्रक्चर which contains एग्जाम में बिल्कुल ऐसा ही लिखना है, which contains the following। ठीक, किसी भी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के अंदर हम लोग क्या स्टोर करते हैं, प्रोसेस स्टेट। पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, इसके कोई दिक्कत नहीं। प्रोसेस स्टेट क्या है, एनी स्टेट, ठीक है। तो वो कौन से स्टेट में है, कि अभी वो मेमोरी में है, या फिर प्रोसेसर के पास है, या फिर इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए गया हुआ है, ठीक है। तो कोई भी प्रोसेस का स्टेट क्या है उसको हम लोग कहाँ स्टोर करते हैं, प्रोसेस स्टेट के अंदर। और प्रोसेस स्टेट होता कहाँ पर है, टास्क कंट्रोल ब्लॉक के अंदर या फिर प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के अंदर। जैसे एडमिशन रजिस्टर आपका क्या हो गया, एडमिशन रजिस्टर क्या हो गया आपका, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, जिसके अंदर आप एडमिशन रजिस्टर के अंदर आप स्टूडेंट का रोल नंबर भी स्टोर करते हैं, स्टूडेंट का नाम भी स्टोर करते हैं, स्टूडेंट के फादर्स नेम को भी स्टोर करते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के अंदर प्रोसेस से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन होते हैं वो सारे स्टोर कराए जाते हैं, जिसमें कि पहला क्या हो गया, प्रोसेस स्टेट। प्रोसेस स्टेट क्या है, व्हेन एनी प्रोसेस एग्जीक्यूट इट चेंजेस इट्स स्टेट, सच एज रनिंग स्टेट में है, सस्पेंडेड स्टेट में है, इट इज क्लियर अ पॉइंट। गलत लिखा हुआ है, देखिए ना, every process which is the execution
associated with a process unique ID known as प्रोसेस आईडी। मैंने बताया था आपको कि आपके क्लास में दो स्टूडेंट सेम नाम के हो सकते हैं, ठीक है, मगर उनका रोल नंबर क्या होगा, अलग अलग होगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन। दो स्टूडेंट का सेम रोल नंबर नहीं हो सकता। उसी तरीके से अगर मैं नोटपैड ओपन कर रहा हूँ तो नोटपैड नाम का एक प्रोसेस हो गया, उस पर मैंने कुछ काम किया, फिर से दोबारा मैंने नोटपैड ओपन किया तो वो दूसरा प्रोसेस भी क्या हुआ, नोटपैड के नाम से ही खुला, मगर दो नोटपैड का प्रोसेस आईडी क्या होगा, अलग अलग होगा। तभी तो हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि भाई इस नोटपैड में मेरा कितना काम बचा हुआ है और दूसरे नोटपैड में कितना काम बचा हुआ है। बात समझ पा रहे हैं? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. चलिए ठीक है। स्क्रीन फ्रीज है क्या? ये चेक है, स्क्रीन फ्रीज है क्या? Yes, sir. देखिए दिखा, सर दिख ही नहीं रहा है। क्या स्क्रीन नहीं दिख रहा है? मुझे तो दिख रहा है। दिख रहा है। Yes, दिख रहा sir. है। दिख रहा है। दिख रहा है ना? Yes, sir. यस सर। ठीक है, सीपीयू रजिस्टर या प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, जो दूसरा आपका कोई भी इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट होने वाला है उसको वो लोड कर देता है। जैसे होता क्या है कि मैं इसका रियल टाइम आपको एक एग्जांपल बताऊं। जैसे अगर मैं कुछ बोलता हूं तो मैं अगर 2 सेंटेंस कुछ बोल रहा हूं तो आप क्या करते हैं, अगर मैं जितनी तेजी से बोल रहा हूं अगर आप उतनी तेजी से नहीं लिख पा रहे हैं तो आप क्या करते हैं, पहला सेंटेंस मैंने जो बोला उसको आप लिख रहे हैं और दूसरा सेंटेंस जो मैंने बोला है उसको आप मेमोरी में स्टोर करके रखते हैं और फिर वहां से निकाल के उसको लिखते हैं। तब तक मैं तीसरा सेंटेंस बोल देता हूं तो फिर उसको आप मेमोरी से हटा देते हैं और तीसरे को स्टोर कर लेते हैं और दूसरा सेंटेंस लिखते हैं। एक तो इससे क्या होता है कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या आप रखने वाले हैं वो आप अपने मेमोरी से निकाल के और वहां पे क्या करते हैं, प्रेजेंट कर देते हैं। तो जो सीपीयू रजिस्टर है और जो प्रोग्राम काउंटर है, कोई भी प्रोसेस
जो उसमें जो स्टेप्स लिखे हुए होते हैं, तो अगर स्टेप 1 एग्जीक्यूट हो रहा है तो वो क्या करता है, दूसरा स्टेप को वहां पर लाके रख देता है, ताकि काम आपका क्या हो, एफिशिएंटली हो। ठीक है, जैसे अगर सपोज कीजिए फैकल्टी रूम में मैं आपका 1 बाय 1 इंटरव्यू ले रहा हूँ, और मैं क्या कर रहा हूँ कि रोल नंबर वाइज स्टूडेंट को बुला रहा हूँ। तो रोल नंबर 1 सबसे पहले मेरे पास आया फैकल्टी रूम में, उनका इंटरव्यू हुआ। तो उपेंद्र जी जो आपके यहाँ पे जो प्यून हैं, वो क्या करते हैं कि दूसरा स्टूडेंट जिनकी बारी होगी वो क्या करेंगे, फैकल्टी रूम के बाहर उस स्टूडेंट को लाके वहां पर खड़ा कर देंगे लाइन में, कि जैसे रोल नंबर 1 वाला स्टूडेंट निकले बाहर, तो रोल नंबर 2 जिनका होगा वो इंटरव्यू के लिए चले जाएं। जो टीचर होंगे, कंसर्न टीचर या जो कंसर्न अथॉरिटी होंगे इंटरव्यू में बैठे, उनको ज्यादा वेट ना करना पड़े। ठीक, अगर ऐसा होता कि मैं एक एक करके रोल नंबर वाइज बुलाता क्लासरूम में से, तो क्या होता, फैकल्टी रूम में से रोल नंबर 1 जिन स्टूडेंट का था उनका इंटरव्यू खत्म हो जाता, तब वो वापस से क्लासरूम में जाते, और क्लासरूम में जाके फिर वहां से रोल नंबर 2 वाले स्टूडेंट को वहां से भेजते। तो जब ये जाएंगे क्लासरूम में और फिर वहां पर स्टूडेंट देखेंगे कि हाँ भाई इनका कंप्लीट हो गया, तब रोल नंबर 2 वहां से निकलेगा क्लासरूम में से, फिर फैकल्टी रूम में पहुंचेगा। तो इस एक्टिविटी में कुछ समय का क्या होगा, वेस्टेज होगा। रोल नंबर 1 जैसे कंप्लीट हो, रोल नंबर 2 पे एंटर करा देना है, तो इससे क्या हो जाएगा, तो ठीक से आवाज नहीं आ रही है। करता है कि देखिए तो अब जा रही है। हाँ ठीक है सर। देखिए मैं बोल रहा हूँ, तो जो सीपीयू रजिस्टर और प्रोग्राम रजिस्टर है या प्रोग्राम काउंटर है, वो क्या करता है, जो दूसरा सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। अब जा रही है आवाज। हाँ सर आ रही है। हाँ अब तो आ रही है आवाज। यस सर, यस सर। स्क्रीन दिख रहा है? नो सर, आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा। नहीं सर। दिख रहा है ना? यस सर। देखिए तो मैं बोल रहा था, ये जो प्रोसेस स्टेट समझने में कोई दिक्कत नहीं है, प्रोसेस आईडी समझने में भी कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा पॉइंट जो है सीपीयू रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर, इसको मैं बता रहा था आपको
कि ये क्या करता है कि जो दूसरा स्टेटमेंट, कोई भी अगर मैं काम परफॉर्म करूंगा तो उसमें बहुत सारे स्टेप्स परफॉर्म होते हैं। जैसे अगर आप फॉक्सप्रो में प्रोग्राम ही बना रहे हैं तो उसमें क्या लिखते हैं, बहुत सारे स्टेटमेंट्स होते हैं ना। सबसे पहला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, फिर दूसरा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, फिर तीसरा होगा, इस तरह से होता है। यस तो सर। प्रोग्राम काउंटर क्या करता है कि अगर कोई भी प्रोग्राम का स्टेटमेंट जो एग्जीक्यूट हो रहा है, अगर पहला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है तो वो क्या करता है, दूसरे स्टेटमेंट को अपने पास स्टोर करके रखता है और वहीं से उसको निकाल के दे देता है ताकि आपका काम एफिशिएंटली परफॉर्म हो। ठीक, जिसमें मैंने आपको एक एग्जांपल बताया कि अगर आप कॉलेज में आते हैं तो आपका एडमिशन रजिस्टर होता है जिसमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन स्टोर कराए जाते हैं। ठीक, बहुत सारे इंफॉर्मेशन जैसे आपका रोल नंबर हो गया, नेम हो गया, एड्रेस हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, गार्जियन नेम हो गया, ठीक है, परमानेंट एड्रेस हो गया, लोकल एड्रेस हो गया, 10th का मार्कशीट, 12th का, सो ऑन। तो उसी तरीके से प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के अंदर बहुत सारे क्या हैं, इंटरनल इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए एंटिटी बनाए गए। ठीक है, कि हर लोग को अलग अलग काम दिया गया है। कोई प्रोसेस स्टेट के इंफॉर्मेशन को रख रहा है, कोई प्रोसेस के आईडी के इंफॉर्मेशन को रख रहा है, कोई सीपीयू रजिस्टर क्या कर रहा है वहां पर कि जो दूसरा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने वाला है किसी भी प्रोग्राम का उसको स्टोर करके रख रहा है। जैसे मैंने बताया कि अगर मैं कुछ अगर डिक्टेट करता हूं और आप लिखते हैं, तो अगर मैं 2 सेंटेंस बोल रहा हूं तो आप पहला सेंटेंस लिख रहे हैं और दूसरे सेंटेंस को क्या करते हैं, अपने मेमोरी में स्टोर करके रख लेते हैं और वहीं से फिर क्या करते हैं, फिर निकालते हैं और दूसरा स्टेटमेंट लिखते हैं। और उसी बीच में क्या होता है, अगर आपके फैकल्टी या टीचर कोई आगे बोल रहे हैं कुछ चीज़ों को तो आप तीसरा सेंटेंस अपने माइंड में स्टोर करते हैं और फिर उसको वहां से निकाल के रखते हैं। तो ऐसा करने से बेनिफिट क्या हो गया कि आपके काम की एफिशिएंसी क्या हो गई, बढ़ गई। बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? क्यों? क्योंकि जो चीज आपको करना है वो पहले से स्टोर करके आप रखे हुए हैं। यस सर। इसी का एक और एग्जांपल मैंने बताया कि अगर मैं आप लोग का आपका एक्सटर्नल वाइवा होता है फर्स्ट ईयर में, तो अगर आपका एक्सटर्नल जो आपके टीचर जो आएंगे बाहर से, आपसे 1 साल में आपने क्या पढ़ा उससे सब्जेक्ट से क्वेश्चन करेंगे। तो सपोज कीजिए मैंने उनको फैकल्टी रूम में बैठाया हुआ है, ठीक, और वो क्या कहते हैं सर कि भाई रोल नंबर से एक एक करके सारे स्टूडेंट को आप भेजिए, मैं उनका इंटरव्यू कंडक्ट करता हूँ। तो उस केस में क्या होगा, सबसे पहले रोल नंबर 1 आएंगे, रोल नंबर 1 आएंगे और उनका इंटरव्यू होगा। अब इंटरव्यू खत्म होगा तो फिर क्या होगा, इंटरव्यू खत्म होने के बाद वो वापस से क्लासरूम में जाएंगे और फिर वहां से किसको भेजेंगे, रोल नंबर 2 को। तो जब आपका आने और जाने में जो समय लगेगा, रोल नंबर 1 जाएगा क्लासरूम में, फिर वहां से भाई देखेगा कि रोल नंबर 2 वाला देखेगा कि हाँ भाई चलो रोल नंबर 1 आ गया क्लास में, उसका इंटरव्यू खत्म हो गया, अब मेरी बारी है, मुझे जाना है। तब क्या होगा, फिर रोल नंबर 2 पहुंचेगा फैकल्टी रूम में, फिर उसका इंटरव्यू होगा। तो इसमें तो समय लगेगा। रोल नंबर 1 फैकल्टी रूम में से जाएगा क्लासरूम में, फिर क्लासरूम में से रोल नंबर 2 फैकल्टी रूम में आएगा इंटरव्यू देने के लिए। मगर कोई मैं एक ऐसा टेक्निक रखूं जिसके थ्रू क्या हो, रोल नंबर 1 अगर एंटर किया हुआ है तो मैं गेट पे ही रोल नंबर 2 को पहले से लाके खड़ा कर देता हूँ कि भाई जैसे रोल नंबर 1 वाला निकले रोल नंबर 2 एंटर कर जाए। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, आपका जो काम है वो क्या होगा, एफिशिएंट होगा ना, फास्ट होगा। मानते हैं इस बात को? यस सर। ठीक, तो उसी तरीके से अगर कोई भी प्रोसेस जो एग्जीक्यूट होता है सीपीयू के पास, हर प्रोसेस के अंदर बहुत सारे काम डिफाइंड होते हैं। ठीक है, लाइन बाय लाइन क्या लिखा रहता है, प्रोग्राम लिखा रहता है। तो पहला सीपीयू क्या करेगा, सबसे पहले तो पहला लाइन एग्जीक्यूट कराएगा, दूसरा तीसरा लाइन एग्जीक्यूट नहीं ना कराने लगेगा, क्योंकि सबसे पहले वो क्या करेगा, प्रोग्राम में जो सबसे पहला इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ होगा उसको पढ़ेगा, उसको पढ़ के उसका काम परफॉर्म करेगा। तब तक प्रोग्राम काउंटर क्या करता है कि उसी प्रोसेस का दूसरा लाइन
कहाँ पर स्टोर है उसका एड्रेस ये अपने पास ले आता है और सीपीयू को भेज देता है कि भाई दूसरा लाइन का ये एड्रेस है, वहां से आपको फिर पढ़ना है। तो काम उसका क्या हो जाता है, फास्ट हो जाता है। क्यों? सीपीयू को ज्यादा प्रोसेसिंग नहीं करना पड़ता है। पहले स्टेटमेंट के बाद उससे कहाँ जाना था वो एड्रेस उसको तुरंत मिल जाता है। तो प्रोग्राम काउंटर का काम यही है आपका कि किसी भी दूसरे इंस्ट्रक्शन को, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट होने वाला है उसको स्टोर करना, होल्ड करना। बात समझ में आई? यस सर। एक लास्ट है आपका एक जो है सीपीयू शेड्यूलिंग। सीपीयू शेड्यूलिंग क्या करता है कि इट डिसाइड्स which process could get the CPU for execution and for how much time। CPU शेड्यूलिंग क्या डिसाइड करता है कि कौन सा प्रोसेस को कब CPU मिलेगा एग्जीक्यूशन के लिए और कितनी देर मिलेगा। ये इंफॉर्मेशन कहाँ स्टोर होता है, CPU शेड्यूलिंग में। तो ये सारे इंफॉर्मेशन अल्टीमेटली स्टोर कहाँ पर होते हैं, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के अंदर। और प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के अंदर हर लोग का अलग अलग काम डिफाइंड है। हर लोग अपने तरीके से किसी न किसी प्रोसेस का इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखते हैं। क्लियर है? यस सर। दूसरा एक है आपका इनपुट आउटपुट स्टेटस। इनपुट आउटपुट स्टेटस क्या बोलता है आपको, इनपुट आउटपुट स्टेटस decides the device allocation and deallocation। ठीक है, देखिए इनपुट आउटपुट स्टेटस क्या करता है। ठीक है, दिख रहा होगा आप लोग का स्क्रीन या फ्रीज हो गया है? नहीं सर देख रहा। चलिए, तो इनपुट आउटपुट क्या करता है कि वो डिसाइड करता है कि सपोज कीजिए कोई प्रोसेस गया एग्जीक्यूट होने के लिए और एग्जीक्यूट होने होते उसको कोई इनपुट आउटपुट का काम आ गया, तो वो सीपीयू का कंट्रोल छोड़ के कहाँ चला जाएगा, इनपुट आउटपुट प्रोसेस कराने के लिए। ठीक, तो अगर इनपुट आउटपुट प्रोसेस के लिए कौन सा प्रोसेस गया, ये स्टेटस स्टोर करना किसका काम है, इनपुट आउटपुट स्टेटस का। या फिर कौन सा प्रोसेस इनपुटिंग करा रहा है उसका स्टोर करना डेटा, कौन सा प्रोसेस आउटपुट करा रहा है उसका डेटा स्टेटस स्टोर करना, ये सब काम किसका है, इनपुट आउटपुट स्टेटस का। ठीक, अगर कोई इस प्रोसेस इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए चला गया है तो वापस से जब वो आए तो अपना काम कहाँ से स्टार्ट करे, जहाँ से उसने अपना काम छोड़ा था। तो ये सारी चीज़ों को कौन मेंटेन करता है, आपका इनपुट आउटपुट स्टेटस। ठीक है, तो आपका इतना आपको लिखना होगा जब आपका प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक आएगा तो, और डायग्राम आपको बनाना होगा। सर प्रोग्राम काउंटर भी रजिस्टर होता है ना? हाँ, प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर होता है। आपका रजिस्टर आपका क्या एक तरह का मेमोरी है
फास्टेस्ट Yes, मेमोरी sir. जिसको Short time बोलते हैं। memory. हाँ ठीक है, इसमें हम लोग प्रायोरिटी भी स्टोर कर सकते हैं। अगर सपोज कीजिए बहुत सारा किसी प्रोसेस का हाई प्रायोरिटी है, तो मुझे ये भी इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखना होगा कि किस प्रोसेस का कितना प्रायोरिटी है, ताकि मैं उसको प्राथमिकता दे सकूं। सर इसका साइज एड्रेस बस के साइज के इक्वली होगा ना? किसका? जरूरी नहीं है। पीसी काउंटर का, बस प्रोग्राम काउंटर का। नहीं, बस सर क्योंकि साइज एड्रेस इज कंटेन अगर करता है ना। नहीं, जरूरी नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन टोटली योर ओएस। जरूरी नहीं है कि हर बस साइज जो होगा उसका वही होगा। सीपीयू रजिस्टर आपके मेमोरी में बहुत सारे हैं। हर सीपीयू रजिस्टर का जब आप कंप्यूटर आर्किटेक्चर पढ़ेंगे ना, तो उसमें आप सीपीयू रजिस्टर को बहुत सारे तरीका पढ़ेंगे। ठीक, तो हर सर सीपीयू वहीं पे रजिस्टर था। का अलग अलग काम। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? सर आर्किटेक्चर में ही था पीसी प्रोग्राम काउंटर नेक्स्ट नेक्स्ट इंक्रीमेंट होता है 1+1+, और वो नेक्स्ट अपकमिंग एड्रेस को कंटेन करता है। हाँ, तो देखिए वो अलग चीज है। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को जो करता है ना, तो वो यहाँ पर आएगा वो। तो अब यहाँ पर सपोज कीजिए, ये तो मैंने प्रोसेस से रिलेटेड काम को बताया। सीपीयू में सिर्फ प्रोसेस रिलेटेड काम थोड़ी हो रहा है, बहुत सारा काम हो रहा है। जैसे आप यहाँ पर कॉलेज में हेलो, यस सर। एक तो आपका इंफॉर्मेशन स्टोर हो गया एडमिशन रजिस्टर में। अगर हम लोग यस सर। इंटरनल ले रहे हैं, तो हम लोग भी तो अपने पास डेटा को स्टोर कर रहे हैं। तो हम लोग को भी तो अपना डेटा को स्टोर करने के लिए अलग अलग हम लोग को काम परफॉर्म करना पड़ेगा। तो हम लोग दोनों जगह को एक ही चीज से कैसे रिलेट करेंगे? ठीक है, चलिए खैर, अब ऑफलाइन आपका स्टार्ट हो रहा है, तो ऑफलाइन में और चीज़ों को क्लियर करेंगे। ऑनलाइन में बहुत सारी यस दिक्कतें सर। होती हैं। ठीक है, उसके लिए निश्चिंत रहिएगा। सिलेबस आपका बिल्कुल टाइम पे अच्छे ढंग से कंप्लीट हो जाएगा। अब हम न्यूमेरिकल वगैरह स्टार्ट करेंगे। तो ये जितना है आज, ये प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक आप अच्छे से इसको लिख लीजिएगा, और डायग्राम भी हम ग्रुप में भेज रहे हैं, उसको भी आप शेयर कर लीजिएगा कॉपी में। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग शेड्यूलर पढ़ेंगे, तो आप पढ़ के रखिएगा कि शेड्यूलर क्या है। ठीक है, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मिड टर्म शेड्यूलर क्या है। ठीक है, ओके सर। ठीक है, चलिए, ओके। थैंक यू सर।